बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडर द हुड सीरीज़ में विट्स गाड़ी को ले रहे हैं और इसमें हम इसका जो अंडर द हुड जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली जो इंजन से रिलेटेड एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में फेमिलाइजेशन हासिल करेंगे। और विट्स के अंदर दो तरह के इंजन आते हैं। जो इस गाड़ी में इंजन लगा हुआ है ये 1000 सीसी है और इसमें 1 KR इंजन लगा हुआ है। ये 1 KR इंजन की टिपिकल शेप है जो यहाँ पे हमें कंप्लीट इंजन की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर बैटरी यहाँ पे लगी होती है और इस बैटरी के एग्जैक्टली अगर आप पीछे इसको थोड़ा सा देख सकें तो इस जगह के ऊपर ये इस बैटरी का ECU, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या उर्फ़ आम में जो कॉमन मैन हमारे यहाँ राइज है कि कंप्यूटर है गाड़ी का, और इसको PCM या ECM भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल और पावर कंट्रोल मॉड्यूल। फिर जो एक कॉमन यूज़र के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें रेडिएटर, जिसको हम कहते हैं जी कि रेडिएटर का पानी कम नहीं होना चाहिए या कूलेंट कम नहीं होना चाहिए, ये रेडिएटर कैप है। और रेडिएटर कैप के साथ एक होज़ रेडिएटर से जो निकल रही है टॉप से ये है, और इसके नीचे वाली जो होज़ ये आपको नज़र आ रही है ये बॉटम से निकल रही है। रेडिएटर के नीचे अगर आप देख सकें ये इस जगह से निकल रही है। और ये रेडिएटर का फ़ैन है। इसको अगर हम देख सकें, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ। ये फ़ैन है और इसके नीचे रेडिएटर की जो जाली जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे लगी होती है। ये उसके आगे फ़ैन लगा होता है। फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर जो रेडिएटर के साथ एक रेजरवायर है जिसमें एक्स्ट्रा कूलेंट रखा जाता है ताकि अगर कोई कूलेंट किसी वजह से वेस्ट होता है तो ये उसको सप्लाई कर सके इस सिस्टम को, यहाँ पे उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कमी को पूरा कर सके। फिर कूलेंट की ये दो होज़ें जब हमने देख ली तो इसके पीछे मैं ट्राई करता हूँ कि इसकी लाइट ऑन कर सकूँ। तो इन होज़ेस के पीछे की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो ये होज़ जो कि इस जगह पे नज़र आ रही है ये होज़ बेसिकली जो हीटिंग कॉइल है केबिन के अंदर, ये वहाँ पे जा रही है। और इसके नीचे एक होज़ और है जहाँ से एक होज़ से कूलेंट जाता है और दूसरी होज़ से, जो कि इसके बिल्कुल नीचे लगी हुई है, कूलेंट वापस आता है सिस्टम के अंदर, कूलेंट सिस्टम के अंदर। तो ये दोनों होज़ेस इनका पर्पज़ ये है कि हीटिंग कॉइल को ये गर्म कूलेंट जब प्रोवाइड करती हैं तो सर्दियों में जब आपने हीटर ऑन करना होता है तो वहाँ से उस कॉइल में से चूँकि गर्म कूलेंट गुजर रहा होता है तो हवा जब गुजरती है तो हवा गर्म होकर केबिन में आती है। फिर मैं अक्सर इन होज़ेस के बारे में बताता रहता हूँ कि और पर्टिकुलरली आजकल गर्मियाँ है और गाड़ियों के हीट अप होने के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी कि आप सुबह सवेरे जब आप गाड़ी स्टार्ट करें इन्हीं गर्मियों में एक दफ़ा एटलीस्ट आप ये चेक कर लें, जब आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली है इस होज़ को और इस होज़ के ऊपर हाथ लग के टेम्परेचर इसका मॉनिटर करें ठंडी गाड़ी से जब आप स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से एक होज़ का पर्टिकुलर जनरली जिसके साथ जो ऊपर वाली होती है वो पहले गर्म होती है, लेकिन कुछ सिस्टम के अंदर नीचे वाली पहले गर्म होती है, ऊपर वाली बाद में। ये डिपेंड करता है कि आपका थर्मोस्टेट कहाँ पे लगा हुआ है। तो उसको पहले गर्म होना चाहिए और दूसरी को ठंडा रहना चाहिए, और तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर दूसरी का टेम्परेचर पहले वाली के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर ये दोनों और 8-10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद भी एक होज़ गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और दूसरी उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, उस टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, हाथ से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है, कोई टेम्परेचर सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका या तो रेडिएटर चोक है या आपका थर्मोस्टेट जो कि इन होज़ेस के इस साइड पे या यहाँ पे या यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा थर्मोस्टेट इसका, मेरे ख्याल में इस इंजन का ये वाला यहाँ पे थर्मोस्टेट लगता है। तो थर्मोस्टेट क्लोज पे स्टक है और वो कूलेंट को रेडिएटर से सर्कुलेट होकर इंजन के तरफ नहीं जाने दे रहा, तो उसमें चांसेस हैं कि अगर आप लंबे रूट पे जाएंगे तो लंबे रूट पे गाड़ी हीट अप होगी। तो ये एक बेहतरीन चेक है। इसी तरह से अगर दोनों होज़ेस का जब आप ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं दोनों होज़ेस का टेम्परेचर इकट्ठे राइज़ होता है, हाथ लगाने से ही पता चल जाता है कि ये भी राइज़ हो रहा है वो भी राइज़ हो रहा है, तो उसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि आपका थर्मोस्टेट ओपन पे स्टक है। और ओपन पे स्टक होने की वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है जिसमें गाड़ी ने अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है वो टेम्परेचर राइज़ होने में काफ़ी टाइम लग जाता है,
और जब तक वो टेम्परेचर राइज़ नहीं होता इंजन आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करता है ताकि वो टेम्परेचर को जल्द से जल्द अचीव कर सके। इस थर्मोस्टेट की वजह से, ओपन होने की वजह से, इन दोनों होजेस का टेम्परेचर जब आप ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं इकट्ठा राइज़ होने की वजह से, तो कूलेंट इंजन को वो टेम्परेचर नहीं दे पाता, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी ख़राब होती है। चलें हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये इस इंजन का एयर बॉक्स है और इसमें एयर यहाँ से एंटर होती है और इसके अंदर एक वेन सी बनी हुई है और इसका वेन सी बनी हुई है और सीधा यहाँ पे आके इधर से एंटर होते हुए वेन यहाँ पे फ़िल्टर मौजूद है, उस फिल्टर में डालती है और फिल्टर से एयर इस बॉक्स के अंदर, ये हॉलो बॉक्स है, से होती हुई इस तरफ को थ्रॉटल बॉडी है इस इंजन की, उस थ्रॉटल बॉडी के थ्रू इंजन की इनटेक मैनिफोल्ड में एयर जाती है और वहाँ से इंजन के कंबशन चैम्बर्स के अंदर या सिलेंडर्स के अंदर एयर चली जाती है। और ये इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है कंप्लीट, इसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इस गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड फ्रंट की तरफ लगा हुआ है, यानी कि गाड़ी के फ्रंट की तरफ ये लगा हुआ है और इसके ऊपर ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है। ये ऑक्सीजन सेंसर फीडबैक देता है कि इंजन के अंदर क्या कंबशन, किस किस्म की कंबशन हो रही है, कहीं पे इंजन फ्यूल ज़्यादा तो कंज्यूम नहीं कर रहा है। उस सूरत में ये कंप्यूटर को फीडबैक देता है और फीडबैक की बदौलत कंप्यूटर उस गाड़ी में फ्यूल की इंजेक्शन को कम करा देता है या ज़्यादा कराता है, डिपेंडिंग अपॉन ये सेंसर आपका फीडबैक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर्स में से एक सेंसर है। और फिर इसी तरह से इस यहाँ पे इसको हीटिंग शील्ड हम कहते हैं। ये शील्ड कवर है, हीटिंग शील्ड कवर है, जो कि क्योंकि जो इसके नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर है, वो कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 600, 650, 400 से लेकर 650 डिग्री 40 उसका टेम्परेचर हो जाता है, गाड़ी रेड हॉट टाइप किस्म का हो जाता है। और फिर नीचे की तरफ इसका कैटालिटिक कन्वर्टर को मॉनिटर करने वाला ऑक्सीजन सेंसर होता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि वो इसकी एफिशिएंसी को, जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसकी सिर्फ एफिशिएंसी को मॉनिटर करता है, उसका फ्यूल इकोनॉमी से ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ गाड़ियों में जिस तरह से विट्स में भी ये चीज़ अवेलेबल है कि अगर ये खुदा ना खास्ता ऑक्सीजन सेंसर की फ़ीडबैक ख़राब हो जाती है, इसका सर्किट ख़राब हो जाता है, तो कंप्यूटर कुछ टाइम के बाद कि फ़ीडबैक नहीं आ रही, जब तक फ़ीडबैक नहीं आती तो वो एक टेबल की मदद से उसके अंदर जो रीडिंग्स मेमोराइज़ की होती हैं उसने, उसकी मदद से चलाता रहता है। फिर इवेंचुअली एक टाइम आता है जिसमें वो नीचे वाले ऑक्सीजन सेंसर को की फ़ीडबैक को उसमें एडजस्ट करना शुरू कर देता है कि ये फ़ीडबैक तो नहीं आती, तो उसको एडजस्ट करना शुरू कर देता है। तो उस सूरत में भी गाड़ी आपकी अच्छी एवरेज के साथ नहीं चल पाएगी। फिर इस जगह के ऊपर अगर आप देखें कि ये एक पाइप सा नज़र आ रहा है, ये वाला पाइप है स्टील का, यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। ये पाइप बेसिकली एग्जॉस्ट से निकल के इस तरफ को आ रहा है और ये एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन का पाइप है और इसमें कार्बन काफ़ी बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से 1KR इंजन में इश्यूज़ आते रहते हैं, EGR के कोड अक्सर आ जाते होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है कि एग्जॉस्ट गैस को कंबशन चैम्बर में लेके जाना है। और इसी तरह से EGR का जो वेल्व है वो इस जगह पे लगा हुआ है। ये प्लग आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये जो एयर बॉक्स है इसके नीचे यहाँ पे लगा होता है। ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको एक्सेस करना, इस EGR वेल्व को। उसके लिए ये कवर भी उतरता है और सिलेंडर हेड का जेन कवर भी रिमूव होता है। अब हम इस कवर को उतार लेते हैं, इसको मैंने पहले ही डिस्कनेक्ट कर लिया है, इसको हम रिमूव करते हैं और इसकी शेप को भी हम देख लेते हैं। ये इसकी शेप है, जिस तरह से मैं कह रहा था कि एयर यहाँ से इनलेट होती है और इधर से होके इस फ़िल्टर की मदद से इसके नीचे से ये वाला जो पोर्शन है ये हॉलो है और यहाँ से निकल के ये सीधी यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी की इनलेट के अंदर चली जाती है। ये थ्रॉटल बॉडी की इनलेट है इस इंजन की। अब जहाँ पे ये फ़िल्टर की हाउसिंग है इस इंजन के अंदर, इस फ़िल्टर की हाउसिंग ये पार्ट है जो हेड का जेन कवर होता है, जिसको जनरली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जेन कवर कहते हैं या हेड कवर भी इसको हम बोलते हैं। प्लास्टिक का जनरली होता है, मेटालिक भी होता है। तो ये कंप्लीट जेन कवर ये उसका पार्ट है और इसी के नीचे EGR लगा हुआ था। तो उसको अगर हमने एक्सेस करना है तो हमें ये पूरा जेन कवर रिमूव करना पड़ता है। और फिर जैसे मैंने पहले बात की थी, ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें 3 इग्निशन कॉइल्स लगी हुई हैं और इन इग्निशन कॉइल के सामने ही इनके फ्यूल इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये पहला फ्यूल इंजेक्टर है पहले सिलेंडर का, ये दूसरे सिलेंडर का फ्यूल इंजेक्टर जो बिल्कुल इसके सामने सीध में होता है और ये थर्ड का फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है।
और इसकी ये कंप्लीट, ये आपको जो लंबी सी लाइन सी नज़र आ रही है, ये मेटालिक, ये बेसिकली कॉमन फ्यूल रेल है, और कॉमन फ्यूल रेल से फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल स्प्रे किया जाता है इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। और इसी में यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह के ऊपर, ये बेसिकली एक पीसीवी वाल्व है जिसके ऊपर ये फोम की मदद से ये होज अटैच हुई है इनटेक मैनिफोल्ड से। ये पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन वाल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ट्यूनिंग कराएं इसको रिमूव करा के क्लीन ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी की वजह से ही इनटेक मैनिफोल्ड के गंदी होती है। और ना सिर्फ इनटेक मैनिफोल्ड बल्कि आपका थ्रॉटल बॉडी और कुछ सेंसर जो इनटेक मैनिफोल्ड सिस्टम के अंदर लगे होते हैं वो भी गंदे होते हैं, उनमें ऑयल आ जाता है, उनके अंदर डर्ट डस्ट भी आने का बायस बनता है। और फिर ये वाला जो होल सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसी पीसीवी पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ से फ़िल्टर से फ्रेश एयर यहाँ पे इन होती है और इस पीसीवी वाल्व के थ्रू आउट होती है, डिपेंडिंग अपॉन के जो सेटिंग होती है कि किस आरपीएम के ऊपर ये खुलेगा और ऑयल के वेपर लेके जाएगा जी। तो इसकी थ्रॉटल बॉडी के नीचे जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड है। ये नज़र आ रही होगी, ये प्लास्टिक की बॉडी है, होती है, और इसमें पोर्ट्स आके इनके सामने अलाइन हो रहती हैं और थ्रॉटल बॉडी इसके साथ इन बोल्ट्स की मदद से अटैच होती है इनटेक मैनिफोल्ड के साथ। और फिर जो एक कॉमन यूज़र के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल लाजमन चेक किया करें इस डिपस्टिक की मदद से। इंजन ऑयल की डिपस्टिक है उसका लेवल लाजमन इंश्योर किया करें। और पर्टिकुलरली जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, इवन नई गाड़ियों में भी इट्स बेटर कि आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं तो वीकली बेसिस पे लाजमन ऑयल को चेक करें। और जब भी आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हों तो डिपस्टिक की मदद से ऑयल चेक करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो ये है कि सुबह सवेरे जब इंजन आपने स्टार्ट नहीं किया, तो उससे आपको सही अंदाज़ा होता है कि ऑयल का क्या स्टेटस है। और इसी थ्रॉटल बॉडी के पीछे इस जगह के ऊपर यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगा हुआ है जो कि एयर की क्वांटिटी को मेजर करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे इसका ब्रेक बूस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर इनटेक मैनिफोल्ड से ये एक होज आती है जो कि वैक्यूम इसको प्रोवाइड करती है ब्रेक बूस्टर सिस्टम को। और इस तरफ अगर हम सामने की तरफ दोबारा आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका अल्टरनेटर है ये वाला, और इसके नीचे इसका एसी कंप्रेसर है, इसको अगर आप देख सकें। थ्रॉटल ये वाटर बॉडी है और पीछे की तरफ इसकी स्टार्टर मोटर वाला पार्ट आ जाता है। और चारकोल कनस्तर इसका प्रॉब्ली पीछे मुझे नज़र नहीं आ रहा, प्रॉब्ली ये फिर जो फ्यूल टैंक है उसके साथ भी कुछ गाड़ियों के अंदर लगा होता है। लास्ट टाइम मैंने सुजुकी की जब सुजुकी कल्टस का मैंने फैम कराया था अंडर दी हुड में, तो वहाँ पे चारकोल कनस्तर उसका सामने लगा होता है। बहुत सारी गाड़ियों में सामने लगा होता है, कुछ गाड़ियों में फ्यूल टैंक के साथ गाड़ी के नीचे भी अवेलेबल होता है। तो अभी अपेरेंटली मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें। बैटरी के साथ इसका एक फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे है और एक कैबिन के अंदर होता है। और दैट्स ऑल जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।